अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है और आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम प्रीवियस लेक्चर की रिवीजन करेंगे और सेकंड ऑब्जेक्टिव ये है कि फ़र्दर हम उसको प्रोसीड करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था एनालिसिस फ़ेज़ से। कंपाइलर डिज़ाइन को के अंदर जो हमारे दो फेजेस होते हैं हमने उसको डिस्कस किया था। तो अगर हम कंपाइलर डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमारे पास दो फेजेस होते हैं इसमें, एक एनालिसिस फ़ेज़ होता है और एक सिंथेसिस फ़ेज़ होता है। एनालिसिस फ़ेज़ में इन फैक्ट हमारे पास जो सोर्स कोड होता है उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और इसमें जो है वो हम लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं। एरर्स अगर कोई हैं तो हम उसको देखते हैं, उसकी जनरेशन करते हैं। तो ये एक फ्रंट एंड जो है वो कंपाइलर का होता है। इसकी जो आउटपुट जनरेट होती है वो इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन होती है और यही इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन जो है वो इनपुट बनती है सिंथेसिस एनालिसिस के लिए। तो सिंथेसिस एनालिसिस क्या होता है, ये डिफरेंट जो है हमारे पास कंपोजिशन होती है, डिफरेंट चीज़ों को मिला देने को हम सिंथेसिस कहते हैं। तो इस फेज़ के बाद जो है वो मशीन कोड जो है वो जनरेट होता है। तो ये लास्ट टाइम हमने डिटेल से चीज़ें डिस्कस की थी और फिर हमने डिस्कस किया था कि जो हमारे फेजेस होते हैं, जब हमारे पास सोर्स कोड होता है तो सोर्स कोड का सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है। तो लेक्सिकल एनालिसिस में हमारे पास लेक्सिकल एनालाइज़र होता है, फिर सिंटैक्स एनालाइज़र होता है जो कि फर्दर प्रोसीड करता है, सिमेंटिक एनालाइज़र होता है। तो ये एनालाइज़र्स मिलके हमारे पास इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करते हैं। तो इंटरमीडिएट कोड कौन सा होता है, ये एक ऐसा कोड होता है जो कि मशीन रीडेबल भी नहीं होता और ह्यूमन रीडेबल भी नहीं होता। तो ये जो कोड है ये इंटरमीडिएट पोजीशन पे होता है। तो उसके बाद फिर इसको मशीन इंडिपेंडेंट कोड बनाया जाता है, फिर कोड की जनरेशन होती है और मशीन डिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइज़र के थ्रू फिर इसको टारगेट कोड के ऊपर लेके जाया जाता है। तो हमारे पास टारगेट कोड क्या है कि हमने मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है। इसके साथ हमारे पास दो सपोर्टिंग जो है वो भी कंपोनेंट्स होते हैं। एक सिंबल टेबल है जो आज हम इसको देखेंगे कि सिंबल टेबल क्या होता है, इसकी क्यों ज़रूरत पेश आती है। इसके अलावा अगर कोई एरर आ जाता है हमारे सोर्स कोड में कंपाइलेशन में, तो एरर की हैंडलिंग कैसे किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपाइलर जो है वो टेक्स्ट को स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद फिर उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, उसको टोकनाइजेशन भी कहते हैं। और ईच पार्ट को हमने लेक्सिम्स बोला था। तो लेक्सिम्स क्या होते हैं, वो बेसिकली आपके वर्ड्स होते हैं। तो इनको हमने टोकन्स में जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है इसको। यहाँ हमने एक एग्ज़ाम्पल ली थी, ये हमारा एक सोर्स कोड है, जैसे C या C++ में लिखा हुआ है। तो इसको किस तरीके से हम लेक्सिम्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसके टोकन्स किस तरीके से बनाएंगे, तो वो यहाँ पर मैंने येलो कलर में जो है वो हाईलाइट किया हुआ है कि हमारा एक C का कोड है और C के कोड में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल जो है यहाँ पर जो डिक्लेयर हुआ है वो वैल्यू के नाम से है और इसकी डाटा टाइप जो है वो हमने डिक्लेयर की है इंट, और ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो और ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास 4 लेक्सिम्स बने हैं। कौन कौन से बने हैं, एक इंट बना है, एक वैल्यू बना है और असाइनमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, और एक 100 है। तो ये हमारे पास लेक्सिम्स बन गए हैं। तो इसको फिर हम इसकी टोकनाइजेशन कैसे करेंगे, जो कंपाइलर है वो इसको रिकग्नाइज़ कैसे करेगा। जैसे इंट अगर आपने लिखा है तो कंपाइलर के बैकएंड पे लिखा होगा कि जी ये एक कीवर्ड है। कीवर्ड तो और भी हो सकते हैं, जैसे इससे पहले अगर पब्लिक लिख देते हैं या प्राइवेट लिख देते हैं तो वो एक विजिबिलिटी मॉडिफायर होता है, वो भी एक कीवर्ड है।
इसी तरह ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर जो होता है वो बेसिकली आपका वेरिएबल होता है। तो ये जो वेरिएबल होती हैं वो आप उसका कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम वैल्यू रखा हुआ है। इसके बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर आता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इन फैक्ट एक ऑपरेटर है। इसी तरह हमारे पास एडिशन का भी एक ऑपरेटर है। इसके अलावा हमारे पास मल्टीप्लाई का भी ऑपरेटर है, लेस देन का, ग्रेटर देन का, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। तो इसको कंपाइलर एज ए ऑपरेटर आइडेंटिफाई करेगा। इसके अलावा हमारे पास 100 जो वैल्यू है वो इन फैक्ट एक कांस्टेंट है। ये 2 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, 500 भी हो सकती है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये हमारे पास एक जो है वो हमारे पास एज ए कांस्टेंट है। उसके बाद हमने ये जो है सेमीकोलन दिया हुआ है, ये हमारे पास एक सिंबल है। तो हमारे पास एक टेबल बनता है जिसको हम सिंबल टेबल कहते हैं। उस सिंबल टेबल के अंदर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं, जैसे सेमीकोलन हो गया, कॉलन हो गया, हमारे पास जो है वो कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, या उसको डॉट भी बोलते हैं। तो ये एक सिंबल टेबल होता है जिससे जो है वो कंपाइलर आइडेंटिफाई करता है कि ये सिंबल्स हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास एक ये टोकन बन गया है। तो एक ये टोकन बन गया है, वैल्यू का टोकन बन गया है, असाइनमेंट ऑपरेटर का है, 100 का भी है, और ये हमारे पास एक सिंबल है। तो 5 टोकन्स बन गए। तो अगर हम इसको देखें तो लेग्जिम्स कितने हैं हमारे पास? लेग्जिम्स हमारे पास इंट एक लेग्जिम है, वैल्यू एक लेग्जिम है, 100 एक लेग्जिम है। असाइनमेंट ऑपरेटर ये लेग्जिम तो नहीं है, ये एक हमारे पास ऑपरेटर है। सेमीकोलन ये हमारे पास जो है लेग्जिम तो नहीं है, ये एक हमारे पास सिंबल है। तो हर चीज़ का एक टोकन बनता है, क्योंकि जब आप उसको टोकनाइज कर देते हैं तो फिर कंपाइलर के लिए ये आसान हो जाता है उसको फर्दर प्रोसीड करना। तो लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी जो हैं वो एक टोकन कहलाएंगे, स्ट्रिंग के एक अल्फ़ाबेट भी जो है वो टोकन कहलाएगा। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स भी हैं, हमारे पास अरिथमेटिक सिंबल्स भी हैं, पंक्चुएशन भी है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है। तो अगर एक असाइनमेंट ऑपरेटर है तो ये एक टोकन बनेगा। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जी लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज से तो सारे स्टूडेंट्स फैमिलियर हैं कि C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है, जावा लैंग्वेज है, C# लैंग्वेज है। इसको हम जो है ह्यूमन फ्रेंडली इन्वायरमेंट में हम लिखते हैं। फिर कंपाइलर का ये काम होता है कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। तो ये कंपाइलर किस तरीके से करता है तो उसके हम डिफरेंट फेजेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हमारे पास होता है लॉन्गेस्ट मैच रूल। तो ये लॉन्गेस्ट मैच रूल क्या है, इसके लिए एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से दी हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इंट है। तो इंट जो है कंपाइलर के बैकएंड पे लिखा हुआ है, ये एक कीवर्ड है। लेकिन अगर कोई भी प्रोग्रामर जो है वो अगर वेरिएबल का नाम इंट वैल्यू अगर कर देता है तो जब कंपाइलर है, कंपाइलर तो एक मशीन है, वो ह्यूमन थोड़ी है कि वो फौरी तौर पे उसको प्रोसेस कर दें। तो हमारे पास कंपाइलर के बैकएंड पे लिखा हुआ है कि जहाँ पर इंट लिखा होगा तो वो हमारा एक कीवर्ड होगा। अब ये एक कीवर्ड से मिलता जुलता जो है यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो वेरिएबल डिक्लेयर होने से क्या हुआ कि हमारा कंपाइलर जो है अगर हम इसकी लॉन्गेस्ट मैचिंग नहीं करते तो हमारा कंपाइलर इस इंट को एज ए कीवर्ड कंसीडर करेगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये इंट वैल्यू है, ये एक कीवर्ड तो नहीं है, ये हमारे पास एक आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पर कंपाइलर जब आप बनाते हैं तो
लॉन्गेस्ट मैच रूल का आपने ज़्यादा ख्याल रखना है। When the lexical analyzer read the source code, it scans the code letter by letter। तो जब लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं तो लेक्सिकल एनालाइज़र क्या करता है, आपके सोर्स कोड को स्कैन करता है, उसको रीड करता है, लेटर बाय लेटर इसको रीड करता है। एंड व्हेन इट इनकाउंटर्स अ वाइट स्पेस, ऑपरेटर, सिंबल्स और स्पेशल सिंबल्स, इट डिसाइड्स दैट ए वर्ड इज़ completed। तो जब हमारा एनालाइज़र जो है, लेक्सिकल एनालाइज़र है, वो रीड कर लेता है, लेटर बाय लेटर जो है वो रीड कर लेता है, उसके बाद जो वाइट स्पेसेस होती हैं ऑब्वियसली वो इग्नोर हो जाती हैं, और हमारे पास ये जो हमारा ऑपरेटर है उसको जब रीड करेगा, सिंबल्स को करेगा, और अल्टीमेटली उस पूरे वर्ड को वो कंप्लीट कंसीडर करेगा। तो यहाँ पर वही एग्जांपल दी हुई है जो अभी मैंने आपको डिटेल से बताई। While scanning both lexemes till int, the lexical analyzer cannot determine whether it is a keyword int or the initials of the identifier int value। तो ये वही चीज़ बताई है कि ये कंपाइलर के लिए काफ़ी ये डिस्टिंग्विश करना प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये जो int है ये हमारा कीवर्ड है और ये वाला int है ये कौन सा वाला है, ये भी वो कीवर्ड ही समझेगा। The longest match rules states that the lexeme scan should be determined based on the longest match among all the tokens available। तो longest match rule जो है वो क्या हमें बताएगा कि आपने इस lexeme को स्कैन करना है लॉन्गेस्ट मैचिंग के ऊपर। आपने सिर्फ कीवर्ड्स को ही सिर्फ नहीं देख लेना है कि जी इनिशियल जो कीवर्ड्स होंगे वो इनफैक्ट उसी से वो एनालाइज करे, वो पूरे इस जो है आइडेंटिफायर को स्कैन करेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा। द लेक्सिकल एनालाइज़र आल्सो फॉलोज द रूल्स प्रायोरिटी वेयर अ रिजर्व वर्ड्स। A keyword of a language is given priority over the user input। That is, if the lexical analyzer finds a lexeme that matches with any existing reserved word, it should generate an error। तो यहाँ पर जो है वो priority की बात की हुई है कि lexeme जो है वो लेक्सिकल एनालाइज़र जो है वो प्रायोरिटी बेस करेगा। जैसे हमारे पास एक कीवर्ड है इंट का या पब्लिक का, या हमारे पास कोई भी कीवर्ड हो सकता है, तो वो जो कीवर्ड है उसको प्रायोरिटी देगा, उसको वो पहले एनालाइज करेगा। और अगर यूज़र ने कोई अपने लिहाज से अगर कोई उसने वेरिएबल का नाम रखा हुआ है तो वो उसकी सेकंड प्रायोरिटी होगा, लेकिन उसकी लॉन्गेस्ट मैचिंग होगी, कंप्लीट उसको रीड करेगा, उसके बाद जो है वो उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये हमारा जो है वो हमारे पास कीवर्ड है या आइडेंटिफायर है। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो लेक्सिकल एनालाइज़र हमने डिस्कस किया है, जो डिटेल से हमने डिस्कस किया है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सिंटेक्स एनालाइज़र क्या होता है। इट टेक्स the token produced by lexical analysis as input and generates a parse tree। तो सिंटेक्स एनालिसिस में हम क्या करेंगे कि जब हमारे पास लेक्सिकल एनालाइज़र क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद जैसे ही उसके टोकन बन जाएंगे तो वो टोकन जो है वो सिंटेक्स एनालिसिस के लिए एज ए इनपुट हो जाएंगे। तो वो जो टोकन्स हैं उसको लेके एक पार्स ट्री बनाया जाएगा। तो अब यहाँ पर पार्स ट्री की बात हुई है। तो अभी इससे पहले हमने एक डेरिवेशन ट्री बनाया था, पिछले 2-3 लेक्चर्स पहले हमने डेरिवेशन ट्री हमने बनाया था, तो उसको पार्स ट्री भी बोलते हैं। तो अगर तो आपने डेरिवेशन ट्री ख़ुद से बना लिया हुआ है तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी मेरी बातों को समझना, क्योंकि इसी वजह से मैंने वो सारी चीज़ें आपको पहले करवाई हैं, ताकि
जब मैंने कंपाइलर की चीज़ों को डिस्कस करना है तो जो पुरानी चीज़ें हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, अगर आपने की होंगी तो मुझे आपको समझाना आसान हो जाएगा। तो अब क्या होगा, सिंटेक्स एनालिसिस में क्या होगा कि आपके जो लेक्सिकल एनालिसिस में टोकन्स बने थे, उन टोकन्स को उठा के अब उसका पार्स ट्री बना दिया जाएगा। उसको डेरिवेशन ट्री भी बोलते हैं, उसको सिंटेक्स ट्री भी बोलते हैं। टोकन अरेंजमेंट्स आर चेक्ड अगेंस्ट द सोर्स कोड ग्रामर। द पार्स चेक्स इफ़ द एक्सप्रेशन मेड बाय द टोकन्स इज सिंथेटिकली करेक्ट। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो टोकन्स बने हैं उसको हम और रिफाइन वे में एक क्रॉस चेक कर रहे हैं। क्रॉस चेक क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो ग्रामर के रूल हैं क्या उसको फॉलो किया जा रहा है। अब ग्रामर के क्या रूल हैं, अभी लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिस्कस किया था। हमारे ग्रामर के रूल ये होते हैं, जब हम सोर्स कोड लिखते हैं तो हमें कहा जाता है कि जब आपने इंट लिखना है तो 3 वर्ड्स में लिखना है, आई कैपिटल नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग है तो एस का कैपिटल होना चाहिए, तो स्ट्रिंग को आपने पूरा लिखना है। इसी तरह हमारे पास बुलियन डाटा टाइप है, उसको हमने किस तरीके से लिखना है। तो ये ग्रामर के रूल्स हैं जो कि डिफ़ाइन किए जाते हैं, और जो डिफ़ाइन किए जाते हैं कंपाइलर्स उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो है वो उसको क्रॉस चेक करता है और देखता है कि ये जो टोकन्स बने हैं इसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो ऑब्वियसली वो फिर एरर को जनरेट किया जाएगा। फिर हम करते हैं सिमेंटिक एनालिसिस। अब सिमेंटिक में और सिंटेक्स में फ़र्क होता है। पहले हम उस फ़र्क को देख लेते हैं। अगर आप गूगल में लिखें वर्ड कीवर्ड हम लिखें गोइंग टू IM यूनिवर्सिटी, तो ये कीवर्ड्स की मैचिंग की बेस के ऊपर वो कोई ना कोई रिज़ल्ट आपको देगा। लेकिन अगर हम इसको ग्रामेटिकली देखें तो ये एक इनकरेक्ट जो है वो स्टेटमेंट है। चूँकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, कैसे हमें पता लगा? हालांकि यूनिवर्सिटी मैंने सही प्रोनाउंस किया है, यूनिवर्सिटी गो IM, तो ये अगर मैंने सही प्रोनाउंस किया है और उसकी स्पेलिंग भी मेरे सही हैं तो वो सिंटैक्स के लिहाज से तो सही है, लेकिन सिमेंटिक के लिहाज से वो इनकरेक्ट है। तो इसी तरीके से जो हमारी गूगल की जो सर्च होती है वो सिंटेक्स बेस होती है, सिमेंटिकली नहीं होती। तो सिंटेक्स का मतलब ये होता है कि वो कीवर्ड्स की मैचिंग करके हमें रिज़ल्ट को जो है वो प्रोड्यूस कर दिया जाता है। सिमेंटिक्स क्या होते हैं? मीनिंग होती है। जैसे अगर आपने कोई जुमला बनाना है या आपने कोई स्टेटमेंट देनी है तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास प्रेडिकेट होता है। उसको हम ग्रामेटिकली उसको वर्ब्स भी बोलते हैं। तो अगर हमारे पास एक सब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट है और एक हमारे पास उसका कोई रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वर्ब्स के थ्रू आता है, तो ये 3 चीज़ें मिलके हमारी एक स्टेटमेंट कहलाती हैं। तो जहाँ पर अगर सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वर्ब्स हमने नहीं लगाए हुए, तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो हम कहते हैं ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो सिमेंटिकली उसको देख रहे होते हैं। लेकिन अगर आप सिंटेक्स वाइज देखें तो आप देखते हैं कि क्या वर्ड्स जो उसने बनाए हैं वो सिंटेक्स वाइज सही हैं कि नहीं है। लेकिन जब हम सिमेंटिक की बात करेंगे तो मीनिंग की बात करेंगे। आई डू होप कि आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि सिमेंटिक और सिंटेक्स में फ़र्क होता है। इट चेक्स वेदर द पार्स ट्री कंस्ट्रक्टेड फॉलो द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो आप यहाँ पर लैंग्वेज के रूल्स की बात की गई है, तो पहले ग्रामर की बात की गई थी। तो लैंग्वेज का एक रूल है, जैसे अभी मैंने आपको बोला है कि जी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जैसे मैं अगर कहता हूँ कि आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, तो आई जो है जो है वो मैं एक जो है हमारे पास ये इसमें से 3 चीज़ें आएंगी। आई जो है ये हमारे पास सब्जेक्ट है, यानी कि मैं एक सब्जेक्ट हूँ, और आई के साथ जब मैं एम लगाऊंगा तो ये एक वर्ब होगा। तो आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी,
तो यूनिवर्सिटी एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं भी ऑब्जेक्ट हो सकता हूँ किसी ख़ास पर्सपेक्टिव में, और यूनिवर्सिटी भी किसी ख़ास पर्सपेक्टिव में ऑब्जेक्ट हो सकती है। मैं सब्जेक्ट हो सकता हूँ किसी ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हो सकती है। तो आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटी, इसमें लेट्स सपोज मैं सब्जेक्ट हूँ, एम जो हो गया वो वर्ब हो गया, और गोइंग टू यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर आप ये देखें तो ये एक लैंग्वेज का रूल है। तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और वर्ब है, तो इसको जो है लैंग्वेज के रूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, असाइनमेंट ऑफ द वैल्यू इज़ बिटवीन कंपैटिबल डाटा टाइप्स एंड एडिंग स्ट्रिंग्स टू एन इंटीजर। तो अब यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज की बात हुई है कि जब आपने असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है तो वो डाटा टाइप उसके कंपैटिबल होनी चाहिए। तो डाटा टाइप कौन सी कंपैटिबल होती है? जैसे हमारे पास इंटीजर है, हमारे पास फ्लोट है, हमारे पास डबल है, इसके अलावा स्ट्रिंग है, ये हमारी कंपैटिबल डाटा टाइप्स हैं। लेकिन अगर हम कोई किसी और डाटा टाइप को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जो कि कंपैटिबल नहीं है, तो फिर क्या होगा? उस लैंग्वेज के जो रूल्स हैं उसको हम वायलेट कर रहे हैं। तो ये किस में हम चेक कर रहे हैं? हम सिमेंटिक एनालिसिस में हम इसको चेक कर रहे हैं। एंड एडिंग स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, आल्सो द सिमेंटिक एनालाइजर कीप्स ट्रैक ऑफ द आइडेंटिफायर्स, देयर टाइप्स एंड एक्सप्रेशंस, whether the identifiers are declared before use or not, etc. तो इसकी एक छोटी सी मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ से आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सिमेंटिकली जो है वो चीज़ कैसे चेक होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये वैल्यू है, इसको हम पहले लिख देते हैं, इंट को हम बाद में लिखते हैं। तो अब क्या होगा कि हमारा जो कंपाइलर का जो पहला फेज़ है जिसको हम लेक्सिकल एनालिसिस करते हैं, तो लेक्सिकल एनालिसिस क्या करेगा? इसके टोकन बना देगा। जबकि क्या टोकन बनने चाहिए? नहीं बनने चाहिए। वैल्यू पहले लिखी हुई है, इंट बाद में लिखा हुआ है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर आ गया, फिर 100 आ गया। तो ये लेक्सिकल एनालाइज़र तो इसके टोकन्स बना देगा। क्यों टोकन्स बनाएगा? क्योंकि उसको वैल्यू मिलेगी, वो उसका एक टोकन बना देगा और कह देगा आइडेंटिफायर है। फिर उसको इंट मिलेगा, वो कहेगा कि ये कीवर्ड है और उसका भी एक टोकन बना देगा। इसी तरह इन तीनों का भी टोकन बना देगा। लेकिन हम कैसे चेक कर सकेंगे कि इसकी जो अरेंजमेंट है, या ग्रामेटिकली, या हमारे पास एक लैंग्वेज का लिखने का जो है वो सिंटेक्स सही तरीके से उसने लिखा है, वो कौन चेक करेगा? वो डेफिनेटली हमारे पास जो सिमेंटिक एनालाइज़र है वो इस तरीके से चेक करेगा। तो लेक्सिकल एनालाइज़र ने क्या किया? लेक्सिकल एनालाइज़र ने टेक्स्ट को रीड किया। टेक्स्ट कौन सा है? जो सोर्स कोड आप लिखते हैं उसको उसने रीड किया, उसके टोकन्स बना दिए। टोकन्स बनाने के बाद फिर उसका सिंटेक्स एनालिसिस होता है कि सिंटेक्स उसने सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। इंट का आई कैपिटल अगर लिखा हुआ है तो वो सिंटेक्स वाइज सही नहीं है, उसको स्मॉल लेटर्स में लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद फिर सिमेंटिकली उसको चेक किया जाएगा कि जो उसने जो है वो कीवर्ड्स दिए हैं, जो भी उसने लैंग्वेज लिखी है, तो क्या उसकी अरेंजमेंट सही है? उस लैंग्वेज के लिहाज से उसने उसकी अरेंजमेंट अच्छे तरीके से की है कि नहीं की हुई। तो ये इस चीज़ में चेक किया जाएगा। इस लेवल पे क्या होगा? इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। इट जनरेट्स एन इंटरमीडिएट कोड ऑफ द सोर्स कोड फॉर द टारगेट मशीन। तो इस स्टेज पे एक ऐसा कोड जनरेट कर दिया जाएगा जो कि इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट कैसा कोड होता है? ये एक ऐसा कोड होता है जो कि मशीन भी नहीं पढ़ सकती और ह्यूमन भी नहीं पढ़ सकता। इट रिप्रेजेंट्स ए प्रोग्राम फॉर सम एब्स्ट्रैक्ट मशीन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि आप डिटेल में जाए बगैर आप उसकी समरी को देख लेना, तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। इट इज़ बिटवीन द हाई लेवल लैंग्वेज एंड द मशीन लैंग्वेज। तो ये अभी मैंने डिस्कस किया है कि ये इसके बिटवीन होगा।
This intermediate code should be generated in such a way that it makes it easier to be translated into the target machine code. तो ये जो intermediate code है वो इस तरीके से जनरेट किया जाता है ताकि हमारे लिए आसान हो जाए कि मशीन कोड के अंदर उसको जो है वो हम आसानी से कन्वर्ट कर सकें। फिर आ जाती है जी कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? जब आप एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप गूगल पे सर्च करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का कीवर्ड जो है वो आप उसके अंदर जो है वो कीवर्ड देते हैं गूगल में, तो आपके पास पहले 5, 6 या 10 रिज़ल्ट्स आ जाते हैं। तो होता ये है कि गूगल जो है वो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का लिंक लेके आता है। उसके बाद दूसरे लिंक्स होते हैं। वो कौन से लिंक होते हैं? वो दूसरे वो लिंक होते हैं जिसमें कीवर्ड किसी वेबसाइट के ऊपर या किसी फॉरम के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का कीवर्ड किसी वेबसाइट पे लिखा हुआ है या किसी फॉरम पे लिखा हुआ है। तो उस कीवर्ड की मैचिंग के लिहाज से जो है कोई दूसरे नंबर पे होता है, कोई तीसरे नंबर पे होता है, कोई चौथे नंबर पे होता है। तो इस तरीके से आपको एक लिस्ट व्यू की जाती है। तो जो पहले हमारे पास लिंक होता है यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल का, वो मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड होता है, सबसे ऊपर होता है। तो इसको कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कैन बी अज्यूम्ड एज समथिंग दैट रिमूव्स अननेसेसरी कोड लाइन। तो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन जो कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम क्या होता है कि जो हमारे पास अननेसेसरी जो कोड लाइंस होती हैं उसको जो है वो रिमूव कर देता है एंड अरेंजेस द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इन ऑर्डर टू स्पीड अप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज सीपीयू एंड मेमोरी। तो ये रिसोर्सेज की बात की हुई है। किसी भी कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे उसका सीपीयू हो गया, उसकी मेमोरी हो गई, उसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गई। तो ये सारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो बजाय कि हम अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करें, कंपाइलर जो है वो अननेसेसरी जो कोड होता है, अननेसेसरी जो लिखा होता है या इनकम्प्लीट कोड होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। जैसे अगर आप HTML का अगर आप कोड लिखते हैं तो बाज़ औक़ात आप टैग्स को क्लोज़ भी नहीं करते, लेकिन वो फिर भी चल रहा होता है। वो क्यों चल रहा होता है? क्योंकि बैकएंड के ऊपर जो है वो उसका जो कंपाइलर है वो खुद से उसको इंसर्ट करके उसको सही कर देता है। तो अब काफ़ी इंटेलिजेंट कंपाइलर्स आ चुके हुए हैं कि अगर प्रोग्रामर जो है अगर कोई चीज़ मिसिंग कर भी देता है तो वो खुद से उसके टोकन्स को सही करके ऐड कर देता है, ताकि हम कंप्यूटर के रिसोर्सेज को जो है वो बार बार ज़ाहिर वो कंपाइल करेगा, कंपाइल नहीं होगा, एरर आएगा, फिर उसे एरर को रिमूव किया जाएगा। तो वो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। कोड जनरेशन। तो ऑप्टिमाइजेशन में क्या हुआ, अननेसेसरी चीज़ों को या इनकम्प्लीट चीज़ों को जो है वो इसमें से रिमूव कर दिया गया ताकि हम इस कोड की जनरेशन कर सकें। Code generation. The code generation takes the optimized representation of intermediate code and maps it to the target machine language. यहाँ पर एक क्वेश्चन कई स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग द क्लास मुझसे पूछते रहते हैं कि जी हमें इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करने की क्यों ज़रूरत पेश आई, जबकि हम डायरेक्टली इसको मशीन लैंग्वेज में भी कर सकते थे। तो ये एक अलहदा लेयर हमने क्यों की? तो उसका सिंपल आंसर ये है कि हम अलहदा से इसको इसलिए जनरेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोड की ऑप्टिमाइजेशन नहीं हुई। ये ऐसा कोड है जिसमें अननेसेसरी जो है वो कुछ लाइंस हो सकती हैं, इनकम्प्लीट लाइंस हो सकती हैं, और उसको डायरेक्टली अगर मशीन कोड में लेके जाएं तो फिर वो मशीन का डिफरेंट बिहेवियर होगा एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेड एरिया। तो अननेसेसरी लाइंस को भी जो है वो मशीन जो है वो उसकी इंटरप्रिटेशन गलत कर सकती है, आपका प्रोग्राम क्रैश कर सकता है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, हम कोड की जो है ऑप्टिमाइजेशन करते हैं ताकि उसमें अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाए। द कोड जनरेशन ट्रांसलेट द इंटरमीडिएट कोड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ लोकेटेबल मशीन कोड। तो हमारे पास
इस कोड को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेंगे। सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ मशीन कोड परफॉर्म्स द टास्क एज द इंटरमीडिएट कोड वुड डू। तो मशीन इंस्ट्रक्शंस में जब हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे तो हमने जो टास्क बताया हुआ है, जो इसमें टास्क है, तो वो फिर मशीन को पता लग जाता है कि उसने कौन कौन से टास्क को परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से हमारी कोड जनरेशन होगी। फिर हमारे पास एक सिंबल टेबल आ जाता है। तो पहले भी मैंने आपको से डिस्कस किया था कि हम डिटेल से सिंबल टेबल्स को देखेंगे। इट इज़ आर डाटा स्ट्रक्चर। तो ये सबसे पहली बात है कि ये एक डाटा स्ट्रक्चर है, मेंटेन थ्रू आउट ऑल द फेजेस ऑफ ए कंपाइलर। तो सिंबल टेबल का पहला जो पर्पस होगा कि कंपाइलर जो है थ्रू आउट द फेजेस, जितने भी उसके फेजेस होते हैं, ये हमारे पास लेक्सिकल है, सिंटेक्स है, सिमेंटिक्स है, जितने भी फेजेस से वो जो है वो गुजरेगा, तो वो इस डाटा स्ट्रक्चर को मेंटेन रखेगा। All the identifiers names along with their types are stored here. The symbol table makes it easier for the compiler to quickly search the identifier, record and retrieve it. The symbol table is also used for scope management. तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि कंपाइलर एक टेबल को मेंटेन करेगा, उस टेबल के अंदर डिफरेंट हेडिंग्स होंगी। हेडिंग कौन कौन सी होगी? हमारे पास एक कीवर्ड की हेडिंग होगी जी, ये कीवर्ड है। आइडेंटिफायर की हेडिंग होगी, तो उसमें कंपाइलर क्या करेगा, जितने भी आपने कोड के अंदर आइडेंटिफायर्स यानी कि आपके वेरिएबल नेम्स जो आपने यूज़ किए हैं, तो वो उसमें स्टोर कर देगा। और थ्रू आउट जब तक वो कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं करता, वो उसको गो थ्रू करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा। यहाँ से उसको सर्च करना, रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन ज़्यादा आसान होगा। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ कि आप अगर लाइब्रेरी में जाएं, अब तो लाइब्रेरी कंप्यूटराइज्ड हो गई है, उससे पहले क्या होता था, आप मैनुअली जो है वो बुक को जो है वो आप सर्च करते थे और फिर आप लाइब्रेरियन के पास जाते थे और आप उसको कहते थे कि मुझे फ़लाँ बुक चाहिए। तो वो क्या करता था, उसके पास एक टेबल होता था, एक रिकॉर्ड होता था, उसके अंदर लिखा होता था कि कौन सी कैटेगरी की कौन सी बुक किधर पड़ी हुई है। तो वो उस रिकॉर्ड की मदद से, उस टेबल की मदद से सर्च करना आसान हो जाता था। तो ये काम मैनुअली जो है हम क्विकली कर लेते थे। तो वही काम जो है वो सिंबल टेबल का है। इसके अंदर लिस्ट ऑफ सिंबल्स होते हैं। इसमें आपके पास कंपाइलर जो है वो इसका रिकॉर्ड कर रखता है ताकि थ्रू आउट जो भी चीज़ें उसने इस्तेमाल करनी है उसका रिकॉर्ड इसके अंदर पड़ा होता है। तो आई डू होप कि इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमारे कंपाइलर के जो है वो कितने फेजेस होते हैं और हर फेज़ में कंपाइलर कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करता है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।